हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। क्या में ना जैसे पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है बिहार अड्डा 247। सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण क्या हुआ था कि टाइम लग गया एक आधा मिनट। आप सभी लोग फटाफट जुड़िए और क्या कहते हैं, हम लोग क्लास करना स्टार्ट शुरू करते हैं। और आज हम लोग धमाकेदार स्टार्ट करेंगे क्लास। आज बेसिकली आज हमसे आप पहले दिन मिल रहे हैं, मैं आपसे पहले दिन मिल रहा हूं, तो जरूर आप सब लोग लाइव क्लास में आइए ताकि हम आपको उतना ही बेहतर तरीके से, उतना ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ा सके। तो सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए सब लोग। चलिए, तो सब लोग शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। तो अब हम शुरू ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट होते रहेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग के पास आप लोग तो पेड हैं, आपके पास जायज़ सी बात है, अड्डा 247 ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे आप लोग। क्या क्या आपको मिलता है? प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स भी मिलती हैं यहाँ पे, डेली क्विज होते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका क्विजेस होती हैं, मैगजीन्स भी मिलती हैं, पावर कैप्सूल भी मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो सब लोग जरूर से जरूर जुड़िए। और आपको बताएं कि बिहार अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप वहाँ नहीं हो
तो आप वहां भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट और क्लास को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। देखिए आप लोगों की जो निराशा है, दो बातें सबसे पहले जान लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम को बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप एक कम दिन रह गए हैं इसको आप भूल जाइए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने कम समय में आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ा दूंगा मैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो चलिए साइंस में एक नए जोश के साथ नए तरीके से आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल समझ लीजिए गदगद हो जाएंगे। अगर आप साइंस में जीरो हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर आपको साइंस आती है या जितना आपने अभी तक पढ़ा उसको आप शून्य मान लीजिए। मैं जो पढ़ाऊंगा एक नया तरीका होगा, नई अप्रोच होगी, उसी तरीके से आप पढ़िए। आपको लगेगा ही नहीं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कि टफ से टफ टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी कि सिलेबस हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। हमारा जो आज पहला टॉपिक होगा फर्स्ट, तो पहले टॉपिक की अगर बात करें तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बल। अब देखो यहाँ पे जब हम फोर्स पढ़ेंगे यानी कि बल पढ़ेंगे, तो बल में डिफरेंट टाइप होते हैं। इसी में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, नो वीडियो सर, वीडियो नहीं आ रहा है। अब आया वीडियो, जरा आप हमें बताइए, आप लोगों को तक वीडियो पहुंचा नहीं पहुंचा? सभी लोग बताइए फटाफट। मेरी साउंड आ रहा है, वैसे मुझे तो देख पा रहा है कि वीडियो पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्स में जितने भी टाइप के फोर्स हैं, फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन टॉपिक करके कंप्लीट करने वाले। देन अगर हम देखें दूसरा हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रेशर। क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर में अगर हम देखें तो हिंदी में इसे दाब कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा आएगा तीसरे नंबर पे, प्रेशर के बाद हमारा आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है टीचिंग एग्जाम में। इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे जो अपना टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, तो फोर्थ नंबर पे जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा साउंड। साउंड एक ऐसा टॉपिक है जो आप समझ लीजिए एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देकर ही जाएगा 100%। साउंड आप जानते होंगे, इसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है, कितने लोग हिंदी मीडियम है, कितने लोग इंग्लिश मीडियम है, हमें बताएं जरा, फिर हम उसी हिसाब से चलते रहेंगे। इसके बाद साउंड के बाद जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा थर्मोडायनेमिक्स। क्या आएगा? थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं उष्मागतिकी। इसके बाद 6 टॉपिक जो अपना आएगा, 6 टॉपिक की अगर बात करें तो हम इसमें कवर करेंगे 6 टॉपिक में लाइट। इससे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक मिलते हैं, क्योंकि या तो लाइट से एक क्वेश्चन हो सकता है, लाइट के अलावा लेंस से एक क्वेश्चन हो सकता है, लेंस के अलावा मिरर से एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें 7th नंबर पे तो अपना टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या, कौन सा टॉपिक आएगा? इलेक्ट्रिसिटी। और अगर 8th नंबर पे हम देखें तो 8th नंबर पे अपना टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है एनएलएम्स। एनएलएम्स का मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हिंदी में अगर हम जाने तो हम इसको कहते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। कौन कौन से न्यूटन के गति विषयक नियम हैं? इसके बाद अगर हम देखें तो 9th नंबर पे जो अपना आने वाला टॉपिक वो कौन सा है, इसके बाद आपका आएगा वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी, ठीक, यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति, और इसी में पावर। ठीक, ये अपने लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है 10वां टॉपिक जो आएगा,
इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक टॉपिक होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है यानी कि मापन। मापन में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या? मापन में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? यूनिट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर हम एक तरफ से एक जगह पे केवल यूनिट्स को रटना शुरू करें तो वो हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। इसलिए हम उसको एक साथ, जब हम चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, उसी चैप्टर में उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स होंगी, उन सभी यूनिट्स को हम लोग क्या करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। समझ में आई बात? इसके अलावा 10th टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक है वेव्स। वेव्स यानी कि तरंग। तरंग से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। कभी रेडियो वेव्स के बारे में पूछ लेता है, कभी एक्सरे के बारे में पूछ लेता है, कभी इंफ्रारेड के बारे में पूछ लेता। तो वेव्स में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 11th नंबर जो होता है, यानी कि 11 नंबर पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो 11th नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है? वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें अपने लोगों का, सॉरी, इसमें वेक्टर एनालिसिस में जो अपने लोगों का आता है, इसमें राशियां आती हैं। वेक्टर विश्लेषण हिंदी में कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो वेक्टर, आप पढ़ते हो सदिश राशि, आप पढ़ते हो अदिश राशि, ठीक है। स्केलर वेक्टर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? तो वो वेक्टर एनालिसिस के सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग लाइव क्लास में पधारें ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं उनको भी हम ले सकें और उन सारी चीजों को हम अच्छे से कवर भी कर सकें। समझ में आई बात? तो चलिए शुरू किया जाए। अब टॉपिक पे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक पे शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि हमने देखा है, उस टॉपिक का नाम है फोर्स। तो फोर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो फोर्स होता क्या? इसको हिंदी में बल कहते हैं। बल की अगर बात करें तो बल को कहा जाता है, जैसे अगर कहें तो फोर्स क्या है, तो ये हमने पढ़ा है, इट कैन बी पुल और पुश, ठीक। यानी कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम कहें हिंदी में देखें इसकी डेफिनेशन क्या, तो हिंदी में ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को बाहर से बल लगाया जाता है। अब बल लगाने का मतलब है हम उसको दबा ही रहे हैं, ठीक, उसको पुश ही कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पे बाहर से बल लगाया जाता है, यानी कि उस पे ताकत लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है या तो उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। जैसे सपोज दैट, अगर आप मान लो मैं इसमें बहुत तेज से घूसा मारूं, ठीक, तो बेटा क्या होगा, या तो ये ब्रेक हो जाएगा, या तो ये ब्रेक हो जाएगा, या तो नहीं ब्रेक हुआ तो हमारे घूसा के द्वारा इसको जरूर कोशिश किया गया इसको ब्रेक कर दिया जाए। तो बल की डेफिनेशन जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, यानी कि वह फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक। आप कारक का मतलब क्या होता है, आप सोचोगे कारक क्या होता है? कारक आपका थप्पड़ हो सकता है, कारक आपका क्या कहते हैं हथौड़ा हो सकता है, कारक कोई भी, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को फैक्टर यानी कि कारक कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की कोशिश करे, उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आई बात? अब यहां पे देखिए, बल को, फोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किसने किया था, तो सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया था न्यूटन ने। इसीलिए फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट का मतलब क्या, न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया था। इसलिए इसका यूनिट की अगर हम बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन होता है। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होगा
तो फिजिक्स में हमको पता है कि दो टाइप की यूनिट होती तो तीन टाइप की। एक एसआई यूनिट होती है, दूसरी सीजीएस यूनिट होती है, तीसरी एमकेएस यूनिट होती है। यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की जो न्यूटन यूनिट है वो बेटा एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। और अगर हम क्या कहते हैं सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? सीजीएस यूनिट होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि एक यूनिट में कितने डाइन होते हैं एक न्यूटन में। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। यानी कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे ये तो हो गया क्या? यूनिट। और हमने अभी सीखा क्या? डेफिनेशन। लेकिन फिजिक्स में सवाल बनते कहां से हैं पहले ये भी जान लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास जो है इसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन यानी कि कोई फार्मूला डायरेक्ट कभी रेयर पूछ लिया जाए, लेकिन किसी भी टॉपिक की थ्योरी को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। यानी कि पूछता क्या है? पूछता है कि हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ अप्लाई होती है। जैसे एग्जाम्पल आपको कुछ बता देते हैं, अभी उसी हिसाब से आगे हम चलने वाले हैं। जैसे ये माइक है, हम बोलते हैं तो माइक हमारे साउंड को कैप्चर करता, देन ये आप लोगों को डिलीवर करता आवाज को। तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि माइक जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे हम स्टूडियो में खड़े हुए हैं, कैमरा हमारे पूरे वीडियो को कैप्चर करता है और वही वीडियो आपको डिलीवर करता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कैमरा में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, कैमरा की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। जैसे इस स्टूडियो में एसी भी है, आप जानते हैं वैसे इस वक्त गर्मी का माहौल है। अगर आप बाहर जाइए पंखे में सोइए तो पंखे में क्या होता है? पंखे में बेसिकली देखो तो बहुत चिपचिपापन, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण चिपचिपापन होता है। लेकिन एसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि एसी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, सारी चीजें, हर एक सवाल का आपको हर एक जवाब मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, तो आप सभी लोग लाइव क्लास में आइए, जरूर से जरूर मजा आएगा, आप सब कुछ छोड़ दीजिए बाकी। दूसरी चीज तो इस टाइप के यानी कि डेली लाइफ के, आप अगर तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है। सीसीटीवी कैमरा नाइट विजन भी कर सकता है तो वो क्यों कर सकता है, उसमें कौन सा फिजिक्स लगता, लॉ ऑफ फिजिक्स लगता। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले, एक एक चीज देखने वाले। उसी से शुरुआत होती है। जैसे हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले टॉपिक की पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए थ्योरी, बस आपको जानकारी के लिए पता होनी चाहिए। इसमें जो हम ट्रिक बताएंगे वो भी आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो यूनिवर्सल होगी, क्योंकि साइंस उसी को पढ़ाती है जो यूनिवर्सल होती है। तो हम जो ट्रिक बताएंगे आपको वो भी यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल का मतलब ये है आप पढ़ो, आने वाली जनरेशन को भी पढ़ा दो, लेकिन वो ट्रिक कभी फ्लॉप नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो फोर्स की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा और फोर्स की हमने यूनिट पढ़ा। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, यानी कि फोर्स कितने टाइप का होता है। तो डेफिनेशन का यूज कैसे होता है डेली लाइफ में, उसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ फोर्स में कई टाइप के फोर्स होते हैं, हम यहाँ पे आपको बताते चलते हैं। जैसे पहला फोर्स जो है उसको हम लोग, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा जो हम लोग का फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल
फोर्स। तीसरा जो हम लोग का फोर्स होता है, हिंदी में अगर देखें, हिंदी में भी बताएंगे अभी जब पढ़ाना शुरू करेंगे। तीसरा अगर देखें तो आपका सेंट्रीफ्यूगल हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया। एक होता एडहेसिव फोर्स, दूसरा नेक्स्ट होता है कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट आपका देखें तो आपका आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, देखिए एडहेसिव का मतलब होता है आसंजक बल और कोहेसिव का मतलब होता सासंजक बल। फ्रिक्शन जो होता वो होता घर्षण बल। अगर हम देखें तो इसी में आपका आता है क्या, इसी में आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि यहाँ पे इतने फोर्स कवर करेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं चुंबकत्व, जिसमें जिसमें ट्रांसफार्मर में भी उसमें यूज होता है, जो चौक कुंडली होती है उसमें भी यूज होता है, जैसे जनरेटर में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में इनका यूज होता है। तो मैग्नेटिज्म जो होता है या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। बाकी के फोर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कुछ? सब लोग बताते रहिए हमें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो चलिए, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं किस पे, अपने टॉपिक पे। तो अब हमारा, जैसे हमने फोर्स की यूनिट पढ़ा था, तो यूनिट हमने फोर्स की क्या बताया था बालक, तो यूनिट अपनी थी न्यूटन। ठीक, और हमने बताया था 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक, ये हम फोर्स। अब हम फोर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फोर्स आता है सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि अपकेंद्री बल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री। हिंदी से हम इतना अच्छा समझा देंगे कि आपको कभी याद करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है अपकेंद्री। क्या होता है बेटा? अपकेंद्री। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। अब इन दोनों शब्दों को जरा तोड़िए। अगर इनको हम तोड़ते हैं तो एक शब्द आता अभी और दूसरा शब्द आता केंद्री। इसमें एक शब्द आता अप, दूसरा शब्द आता केंद्री, यही आता। अब ट्रिक बताते हैं तुम लोगों को, इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे अगर मान लो कोई ये सर्कुलर पथ है, सर्कुलर पथ का मतलब होता है वृत्ताकार पथ है, वृत्त है, तो जायज सी बात है इसका सेंटर भी होगा, होगा नहीं होगा, इसका सेंटर होगा। अब ये कह रहा अभी केंद्री, अभी का मतलब होता है अंदर, क्या मतलब होता है? अंदर। और अप का मतलब होता है बाहर। यानी कि अब देखो अभी केंद्री कह रहा है यानी कि अंदर की ओर केंद्रित। ठीक, तो जब कोई फोर्स बाहर से सेंटर की ओर लगता है, जब कोई फोर्स बाहर से सेंटर की ओर लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल। यानी कि अभिकेंद्री बल की अगर हम बात करें तो आउटर टू सेंटर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब अप का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अपकेंद्री का मतलब क्या होगा? अपकेंद्री का मतलब होगा कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला फोर्स। जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। तो यहां पे अगर देखें तो ये कौन सा बल हो गया? अभिकेंद्री। और यहां पे अगर हम देखें तो ये कौन सा बल हो गया? अपकेंद्री। अब देखो, अब इससे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि अपकेंद्री बल क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ना तो ये पूछता है अभिकेंद्री बल क्या होता है, ये भी कभी नहीं आता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं।
क्वेश्चन जब हमेशा सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, तो उसमें लिखा होता है कि दैनिक जीवन में जो विज्ञान लगती है, यानी कि जो डेली लाइफ में हमारे साइंस इंप्लीमेंट होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम अभिकेंद्री के रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बताते हैं। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अभिकेंद्री से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए अपकेंद्री को हटा देते हैं। यहाँ पे अपकेंद्री हटा देते हैं, अभिकेंद्री को समझ लेते हैं। तो जहां केंद्र से आप लोगों ने शुरुआत, थोड़ा हम जीएस का एक टॉपिक बताते हैं, जीएस से भी रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। आपने ज्वार और भाटा के बारे में सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में टाइड बोलते हैं और इब बोलते हैं। ज्वार को टाइड और इब भाटा को बोलते हैं। ज्वार क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा, जब कोई समुद्र की लहर ऊपर उठती है तो वो ज्वार होता है, और जब वही समुद्री लहर नीचे की ओर गिरती है तो वो भाटा होता है। इसी स्ट्रक्चर को तो ज्वार भाटा कहते हैं। अब जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी, वो भी तो एक सर्कुलर है, वृत्त है नहीं? तो जायज सी बात उसका भी सेंटर होगा, होगा नहीं होगा? तो जब अगर ज्वार बन रहा है और समुद्री लहर ऊपर उठ रही है, तो निश्चित रूप से अर्थ का जो सेंटर है, उस सेंटर के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगाया गया होगा। कॉमन सी बात है। तो जब अर्थ से यानी कि सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगा, तभी तो ज्वार उठा। और अगर भाटा बन रहा है, वही समुद्री लहर नीचे गिर रही, तो अर्थ तो अब जायज सी बात, समुद्री लहर नीचे गिरेगी तो अर्थ पे आकर गिरेगी ना। तो जायज सी बात ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता, ये कंफर्म है कि पृथ्वी के सेंटर के द्वारा उस लहर को अपनी ओर खींचा गया हो सकता नहीं हो सकता? तो यानी कि जब समुद्री लहर ऊपर उठती है तो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। तो अगर ज्वार बने तो कौन सा बल हो जाएगा? अपकेंद्री। और जब वही समुद्री लहर गिरती है यानी कि भाटा बनता है, तो जायज सी बात पृथ्वी केंद्र अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लगता है, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्री। तो भाटा को क्या कहते हैं? इब बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाटा जो है, भाटा का बनना कौन से बल पर आधारित है? तो भाटा का बनना जो है, यानी कि अगर हम देखें इब, फॉर्मेशन ऑफ इब, भाटा का बनना कौन से बल पर आधारित है? तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा? अभिकेंद्री बल। समझ में आई बात? क्लियर हो गया होगा? बहुत अच्छे। सब लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे लाल। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है सबको? बता दो बेटा, समझ में आ रहा? नेक्स्ट अगर देखें, अब देखो, एक तो ये हो गया। आप लोग साइकिल चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे। गाड़ी को कभी जब आप गाड़ी को मोड़ पर मोड़ते हैं, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब कभी किसी भी फिजिकल बॉडी में चेंज लाया जाता है, जैसे मैं हूं इस तरह सीधे खड़ा हूं, अभी मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाऊं तो एक फिजिकल चेंज लाया गया, तो उस पे लॉ ऑफ फिजिक्स बदल जाते हैं। अब हम बिल्कुल विश्राम के अवस्था में ऐसे ढीले ढाले खड़े हो जाए तो उस पे भी फिजिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के कई सारे रूल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी में चेंज आ गया। ठीक, अभी कोई डांस करने लगे तो उधर भी फिजिकल बॉडी में चेंज आ रहा, तो वहां पे भी लॉ ऑफ फिजिक्स बदल जाते हैं। यानी कि जब कोई फिजिकल बॉडी में चेंज आता है तो वहां पे बहुत सारे रूल लगते हैं फिजिक्स के, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। जैसे हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं, अभी हम लोग हो सकता है साइकिलिंग ही कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे होंगे, जब गाड़ी चला के हम जाते हैं तो कभी जब हम किसी टर्न पे आते हैं सड़क पे, तो हमको मोड़ते समय गाड़ी को झुकाना पड़ता है। झुकाते नहीं झुकाते? आप खुद सोचो, जब गाड़ी को आप झुका रहे हो तो सेंटर की ओर फोर्स लगा रहे हो। लेकिन अब ये भी सवाल हो सकता है, सर क्यों झुकाते हैं? ये भी सवाल हो सकता है कि सर क्यों झुकाते हैं? तो झुकाते इसलिए बाबू हैं ताकि हम लॉ ऑफ इनर्शिया को मेंटेन कर सकें। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व,
जड़त्व का क्या होता है आप सोच रहे होगे, तो जड़त्व उसको कहते हैं कि वो पूर्वावस्था में बनी रहे, यानी कि आप चाहते हो सुरक्षित निकल जाओ तो उसको आपको झुकाना पड़ेगा, और नहीं झुकाओगे तो फिर मामला बिगड़ सकता है, गिर जाओगे, लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए जब हम झुकाते हैं तो केंद्र की ओर बल लगाते हैं तो अभिकेंद्री बल। तो गाड़ी को मोड़ पर झुकाना, गाड़ी को मोड़ पर झुकाना, ठीक। तो यहां पे अगर देखें मोड़ पर झुका देना, ठीक। तो यहां पे अगर देखें कौन सा बल लगेगा, सॉरी चलिए झुका देना, इसको हटा झुका देना, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल लगेगा। समझ में आई बात। दूसरा अगर हम नेक्स्ट देखें इससे रिलेटेड, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो जैसे गाड़ी को जब हम मोड़ पे झुका देते हैं, तो यहां पे अगर देखें तो जैसे गाड़ी को मोड़ पर झुकाते हैं तो ऐसा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जहां पे आपने मेला वगैरह गए होंगे, मेला जब जाते हैं तो वहां पे मौत कुआं चलता है, मौत कुएं में गाड़ी को झुकाकर चलाया जाता, तो ये भी कौन सी घटना पर आधारित है, तो ये भी आधारित है अभिकेंद्रीय बल पे। अब हम लोग आ जाते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें, अपकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल की अगर हम जब बात करते हैं, देखो चलिए अगली हेडिंग अपनी आएगी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पे बहुत सारी, इससे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, जब केंद्र से बाहर की ओर कोई बल लगता है तो उसी को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पे कैसे काम करता है, जैसे आप सीधे सबसे पहले आपके घर में आते हैं, आप सबके घर में मक्खन निकाला जाता होगा, यानी कि घी निकाला जाता होगा। तो मम्मी लोग आज की डेट में तो कोई मिक्सी से निकाल लेता, कोई किसी से निकाल लेता है, लेकिन पहले मम्मी लोग सब लोग मथानी से निकालते थे। तो आप देखो जब मथानी को ऐसे चलाया जाता था, ऐसे चलाते थे, तो मक्खन बाहर की ओर फेंकता था, तो उस बर्तन के किनारों पे मक्खन चिपक जाता था। तो ये बर्तन के किनारों पे मक्खन चिपकता था, यानी कि सेंटर टू आउटर फोर्स लगता था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि दूध से मक्खन का निकालना, दूध से मक्खन जो निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है, तो उसमें अगर देखें दूध से मक्खन का निकालना, तो उसमें अगर देखें कौन सा बल लगता, तो अपकेंद्रीय बल लगता। इसके अलावा जैसे हमने बताया ज्वार का बनना कौन से बल पर आधारित है, तो ज्वार का बनना कौन से बल पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन जो होती है वो भी कौन से बल पे काम करती है, तो वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके अलावा क्या होगा, जैसे अगर ज्वार का बनना हो गया, दूध से मक्खन का निकालना, वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन थोड़ा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वॉशिंग मशीन का जब क्वेश्चन आपसे किया जाए तो वहां पे अपकेंद्रीय बल होता है, क्योंकि अब वॉशिंग मशीन चेंज हो गई, अपडेट हो गई। पहले सेमी ऑटोमेटिक आती थी, अब फुल्ली ऑटोमेटिक आने लगी। तो आप, हमने अभी बताया ना, जब कोई फिजिकल बॉडी में चेंज किया जाता है तो लॉ ऑफ फिजिक्स बदलते हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब देखें तो यहां से ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सेंटर टू आउटर की ओर फोर्स अप्लाई होते हैं। समझ में आई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट फोर्स जो आता है वो बाबू कौन सा आता है, अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है,
बहुत सिंपल, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को आसंजक बल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बालक ऐसे भी होंगे जो आर्ट साइड के होंगे, वो सोच रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता अणु। क्या होता है? अणु। अब देखिए, जैसे अणु से, जैसे अगर हम देखें तो क्या होता है, हर कोई पदार्थ है, जैसे आप इस पेन को ही ले लीजिए, पेन आपको देखने से लग रही है प्लास्टिक की बनी, तो इसको अगर बहुत तोड़ दिया जाए, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो अणु होते हैं, उन्हीं को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो हर चीज छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ही बनी होती है। तो जैसे आसंजक बल, आसंजक बल की अगर बात करें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम कहें ये प्लास्टिक का है, एक पेन कागज का ले आए, तो जाहिर सी बात कागज के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स अलग हैं। और अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होने लगे, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि आसंजक बल लग रहा है। तो आसंजक बल की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं विपरीत अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कौन सा बल लगता है बालक? तो इसमें आकर्षण बल लगता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। अब ये किसके बीच लगता है? तो ये विपरीत अणुओं के बीच लगता है। किसके बीच? विपरीत अणुओं के बीच लगता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन से होते हैं। तो दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन ही बता देता हूं। निश्चित रूप से जब मैं ये क्लास ले रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को देखते होंगे, जब तो क्या करते हैं, इसको नोट डाउन भी करते होंगे, नोट भी कीजिए। तो आपकी पेन जो है, पेन में आपके पड़ी हुई है स्याही, स्याही के अगर मॉलिक्यूल्स देखें तो अलग हैं, और आप लिखते किस पे? लिखते हैं पेपर पे। तो पेपर जो है वो कागज है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग हैं। लेकिन अगर उस स्याही से पेपर पे लिख पा रहे हैं तो स्याही पेपर पर चिपकती है, इसका मतलब है वहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। भाई ये जान लीजिए, जहां अट्रैक्शन होगा चिपकना वही संभव है, अट्रैक्शन नहीं है तो उससे चिपक नहीं सकते, फिर तो वो तुमसे 10 कदम दूर भागेगा ना, कोई भी चीज हो। ठीक है, जायज सी बात है, अगर जहां पे रिपल्सन फोर्स होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, वो तो चीजें दूर भागेंगी, वो अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगी, वो चिपक थोड़ी ना सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, स्याही से पेपर पर लिखना कौन से बल पर आधारित है? स्याही से पेपर पर लिखना, क्वेश्चन मैं जरूर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो स्याही से पेपर पर लिखना कौन सा बल हो गया? एडहेसिव फोर्स हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्लास होते हैं घर के, या हम कहें जो बर्तन होते हैं, बर्तन का गीला हो जाना। अब जायज सी बात है, आप लोग अगर रूम लेके पढ़ाई करते हो तो खाना भी बनाना होता होगा, बर्तन भी धोना होता होगा, तो आप पानी के अलग मॉलिक्यूल्स हैं, बर्तन के अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको जब आप धोते हो तो पानी देखो चिपक जाता है, जिसके कारण बर्तन गीले हो जाते हैं। तो इसमें भी कौन सा फोर्स लगने वाला है? तो इसमें एडहेसिव फोर्स लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सासंजक बल। अब देखो सासंजक बल में फर्क क्या है? केवल इन दोनों चीजों में एक ही चीज का फर्क है। जैसे हमने बताया इसमें आकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण बल बालक इसमें भी लगता है, यानी कि इसमें भी जो लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो आकर्षण बल लगता है उसमें अगर हम देखें तो कौन सा आकर्षण बल लगता है? तो इसमें जो आकर्षण बल लगेगा, हमने बताया था इसमें विपरीत अणु के बीच लगता है, तो
तो इसमें समान अणुओं के बीच लगता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं क्या, सासंजक बल। जैसे ये प्लास्टिक है, दूसरा अगर प्लास्टिक ले आओ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ठीक इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दायर हुई थी। अब समझ गए होगे तुम लोग, ठीक, समलैंगिकता जिसको कहा जाता, वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं भाई। तो यहाँ पे अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कोहेसिव फोर्स होता है। अब सेम मॉलिक्यूल्स, एक और बात तुमको बताते हैं, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हर चीज को बिल्कुल किताब को मत पढ़ो, मतलब कहने का मतलब किताब वाली लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है। आप बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज को पकड़ो, जिससे आपको पता ही ना चले कि हम चीजें हमारे लिए टफ पड़ रही। तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे सपोज करो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो चीजों के बीच अट्रैक्शन हो रखा है, तो जाहिर सी बात वो किसी थर्ड मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन उसका नहीं होगा। हालांकि ये तो क्या कहते हैं, कल्चर भी नहीं कहता और हमारी फिजिक्स भी नहीं कहती। जब दो लोग आपस में एक दूसरे के अट्रैक्ट टू ईच अदर हैं, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट थर्ड किसी से अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी अगर हो जाता है तो वो समझ लो सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता फिजिक्स में, यानी कि जब दो सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, मरकरी के बारे में जानते होंगे। मरकरी क्या होता है, यानी कि जिसको हम पारा कहते हैं। पारा जानते हैं ना। पारा की अगर हम बात करें तो पारा की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी? पारा वायु में के संपर्क में आने पर, पारा वायु के संपर्क में आने पर बूंदों में बदल जाता है, यानी कि बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अगर वो एयर के टच में आया और वो बूंदों में कन्वर्ट हुआ, तो देखो मान लो ये हमारी उंगलियां मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जब बूंद में कन्वर्ट होगा तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, इसका एरिया डेंस होने लगेगा, होगा नहीं होगा, एरिया घटने लगेगा और डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये बूंद में कन्वर्ट हुआ तो ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन हो रहा था, तो निश्चित रूप से इसको क्या, कोहेसिव फोर्स हो गया। एक बच्चा एक दिन हमसे क्लास में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता, कहता सर ये बताइए, हमसे एक लोग पूछ रहे थे पारा को खाया नहीं जा सकता। अरे बालक, पारा को खा कैसे सकते हो, खा ही नहीं सकते। पारा तो जब आप पारा को ये क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड, पारा को हथेली पे रखो तो हथेली से वो चिपकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने मॉलिक्यूल से चिपकेगा ना, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन तुम्हारे मॉलिक्यूल से क्यों चिपकेगा। तो जाहिर सी बात, वो इसीलिए नहीं चिपकता क्योंकि उसमें कोई फोर्स होता है। तो अगर कोई खाता है पारा, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो आपको बता रहे हैं, कोई मान लो खाता भी है, जैसे आप खाना खाते हो तो मुंह में वो चिपकता भी है, मुंह में उसको चिपकने के कारण आप उसे ब्रेक कर पाते हैं, वो चिपकेगा ही नहीं। अगर खाए तो वो सीधे लुढ़कता हुआ सीधे पेट में चला जाएगा, पेट से हाथों में चला जाएगा। पारा से इन्फेक्शन भी होता है, जैसे आप मिनी माटा रोग का नाम सुने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, पारा का वायु के संपर्क में आने पर बूंदों में कन्वर्ट होना, जब बूंद में कन्वर्ट होता तो भी कोहेसिव फोर्स लगता। दूसरा, मरकरी का हथेली से ना चिपकना, ये भी किस पे आधारित है, कोहेसिव फोर्स पर आधारित है। समझ में आई बात? बोलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अपना आता है फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है इससे आप लोग गलत कर सकते हो, लेकिन इसमें हम ऐसे ट्रिक बताएंगे कि बाबू कभी गलत ना करोगे। हिंदी में इसको कहते हैं घर्षण। घर्षण बल की डेफिनेशन होती क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये कहा जाता है कि दो सरफेस हैं, दो सरफेस के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक, दो सरफेस हैं और दो सरफेस के बीच कोई वस्तु रखी हुई है। इस दो सतह के बीच रखी हुई वस्तु पर जो लगने वाला स्पर्शी बल होता है उसी को हम घर्षण बल कहते हैं।
लेकिन इससे जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो तो अपना क्वेश्चन ब्रेक कर ले जाएंगे, लेकिन जो बालक आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को। हमेशा वो एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर, वही ब्रेक हो जाएगा आसानी से। अगर सरफेस दो है तो एक सरफेस को हम कह लेते हैं स्मूथ सरफेस होगी। कैसी सरफेस होगी? स्मूथ सरफेस होगी। अगर यानी कि स्मूथ का मतलब चिकनी, और दूसरी को हम कह लेते हैं कि ये रफ सरफेस होगी। रफ यानी कि खुरदुरी। ठीक, जाहिर सी बात, धरती पे भी दो लोग मिलते हैं, एक चिकने लोग मिलते हैं, एक क्या कहते हैं खुरदुरे टाइप के। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक स्मूथ है, दूसरा रफ सरफेस है। अब अगर आपसे हम क्वेश्चन करें कि एक ऐसी, मान लो आप कहीं स्लोप पे जब बच्चे हो गए तो ऐसे खिसकते भी हो गए, ठीक। अगर ये रफ सरफेस है तो इस पे खिसकना थोड़ा कठिन टास्क है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट फिसलेगी नहीं। और अगर स्मूथ है तो उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट इजिली स्लिप कर जाएगी, यानी कि खिसक जाएगी। अब जो स्मूथ सरफेस होती है यानी कि दो सरफेस है, फ्रिक्शन का तरीका भी यही। दो सरफेस यहां पे लिख लो। एक कौन सी सरफेस है? तो एक हमने बताया है स्मूथ सरफेस। दूसरी कौन सी सरफेस है? तो दूसरी हमने बताया है रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे कोई भी चीज फिसलती है, स्मूथ सरफेस जो होती इसका हमेशा फ्रिक्शन जो होता है वो लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। और जो रफ सरफेस होती है इसका फ्रिक्शन हाई होता है। अब यहां से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, क्वेश्चन देखिए मैं नोट कर देता हूं ताकि आपको उस क्वेश्चन को देख के समझा देते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बर्फ पर चलते समय फिसलना या बर्फ पर चलना कठिन होता है, ये लिख लेते हैं। बर्फ पर चलना कठिन होता है। ठीक, अब देखो बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है। बर्फ देखो बहुत चिकनी होती। अब आप सोच रहे हो कैसे? कभी क्या हुआ कि बर्फ जैसे क्या हुआ, बर्फ को कहीं हाथ हम पकड़े वो स्लिप कर जाती, कभी बर्फ को गंदी हुई धुलना स्लिप कर जाती तुरंत, बहुत चिकनी होती। तो बर्फ पर चलना कठिन क्यों? इसलिए जहां पे फ्रिक्शन लो होगा वहां पे हमेशा चल नहीं सकते आप इजली। तो बर्फ पर चलना कठिन होता क्यों? क्योंकि बर्फ का फ्रिक्शन जो होता है, यानी कि बर्फ जो होती है उसका फ्रिक्शन क्या होता है? लो होता है, यानी कि घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जैसे आप लोग, हम लोग हैं या आप लोग हैं, जब जहां पे टाइल्स लगे होते हैं, अगर उस टाइल्स पे आप नंगे पैर ज्यादा देर चलते रहो तो आपके तलवे दर्द करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही चिकने होते हैं। इस चिकने का मतलब बहुत ही स्मूथ होते हैं, तो उनका फ्रिक्शन क्या होता है? लो होता है। और फ्रिक्शन अगर लो होगा तो वहां पे चलना कठिन टास्क होगा, वहां पे हम इजिली चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन लो होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। इसीलिए हम अपने घरों में टाइल्स की जगह मार्बल को लगवाना प्रेफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मार्बल लगवाना चाहिए, लेकिन अगर उसको क्लीनिंग को देखा जाए, उसको हर चीज को मैनेज किया जाए तो क्या कहते हैं, अच्छा या लुक में देखा जाए तो वो टाइल्स ही होता है, लोग यूज करते हैं। लेकिन टाइल्स पे फिसल भी सकता है इंसान क्योंकि फ्रिक्शन लो होता है। अब खुद सोचिए, एक और तरीका बताते हैं, बहुत सारी चीजें समझाते हैं। देखिए हम इसलिए अभी थोड़ी चीजें ज्यादा लेकर चल रहे हैं, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ताकि जब आप हमारे साथ सुर में सुर मिलने लगेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपकी क्लियर होने लगेंगी, वैसे वैसे आप हमारी बात को भी समझ पाएंगे। तब थोड़ी थोड़ी हम रफ्तार भी आपके साथ बढ़ाते रहेंगे, जैसा आप चलेंगे वैसा चलाते रहेंगे, लेकिन कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे, ये दावा मेरा है, ये मान लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप केवल जितना पढ़ा दें उतना ही पढ़ के जाओ, क्वेश्चन फंसाना मेरी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो यहाँ पे ये हो गया, जैसे रोड है, गवर्नमेंट रोड बनवाती, तो रोड पे आप देखते गिट्टी बिछवाती, आप उसको गवर्नमेंट चाहे तो उसको बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकनी बनवा दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। अगर स्मूथ चिकनी बनवा दिया तो फ्रिक्शन हाई लो हो जाएगा, और फ्रिक्शन लो हो गया
तो वहां पे जैसे कोई गाड़ी लेके पहुंचेगा स्लिप हो जाएगा, पता चले उद्घाटन में ही आधा हो गया जनसंख्या, तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए ठीक, तो इसीलिए फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए वहां पे गिट्टी बिछवाई जाती। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लो होता है। अब यहां से अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। हमेशा जहां लो फ्रिक्शन है वहां पर चलना, वहां जहां लो फ्रिक्शन है वहां पे अगर देखें तो लो फ्रिक्शन में क्या दिक्कत होती है? लो फ्रिक्शन में इंसान फिसलता है, कोई भी हो यहाँ पे फिसलेगा, फिसल जाता है, और यहाँ पे आसानी से चलता है, फर्क इतना होता है। समझ में आई बात? अब देखो जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, अपने आप में वो पूरा एक चैप्टर है। समझ में आई बात? तो इसलिए आप सभी लोग क्या करिए, सभी लोग जितने लोग हैं उस चैप्टर को बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, उस सभी लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टफ भी है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में कहा जाता है गुरुत्व। क्या होता है ग्रेविटी, सबसे पहले ये जानते, लेकिन इससे पहले ये जानते ग्रेविटी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अमित कुमार बता सकते हैं हमें, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? बता सकते हैं कोई लोग? ग्रेविटी को डिफाइन करने का काम सबसे पहले किसने किया था? और हो सकता है ये बात आपको ना पता हो। तो ग्रेविटी को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले लोग जो थे वो एक इंडियन ही थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ठीक, अब आप सुन रहे होंगे ये तो पहले वैज्ञानिक हमने पहली बार सुना है, ठीक, लेकिन ग्रेविटी को सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया। आपके दिमाग में न्यूटन, देखो कमेंट भी आ गया, तो जायज सी बात हमारा आंसर जो है वो ब्रह्मगुप्त है, और जो आपका आंसर है वो न्यूटन है। तो इन दोनों के रूल में जायज सी बात कोई ना कोई डिफरेंस होगा, होगा नहीं होगा? चलो हम प्रूफ करते हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्ता एम्पायर के साइंटिस्ट हुआ करते थे, यानी कि जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसी में अपना आता है गुप्ता एम्पायर, जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त काल। क्या कहते हैं? गुप्त काल। उसी गुप्त काल में सबसे पहले ग्रेविटी को डिफाइन किया गया। ब्रह्मगुप्त का रूल क्या है? ब्रह्मगुप्त ने जो प्रिंसिपल दिया, इस प्रिंसिपल को ब्रह्म प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि ब्रह्म सिद्धांत कहा जाता है। और इसी को अगर हम देखें तो गुरुत्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व का नियम। ठीक, पहले इनको समझ लो, फिर अभी हम क्लियर कर देंगे डाउट। गुरुत्व का नियम, ठीक, ये अब देखो इनका सिद्धांत था क्या। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है, ये अर्थ है, क्या है बालक? अर्थ है। जो अर्थ है वो एवरी पार्टिकल को, यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और इस लॉ को ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि गुरुत्व का नियम कहा जाता है। इसी को ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं, और सबसे पहले इस नियम को ब्रह्मगुप्त ने समझाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूटन में डिफरेंस क्या है? समझिए, अभी आपने सही पढ़ा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। इसलिए न्यूटन जी जो थे, न्यूटन साहब की बात कर लेते हैं। न्यूटन साहब जो थे इन्होंने क्या बताया? जब ये देखा इन्होंने, अब ध्यान यहाँ इस टॉपिक को ध्यान में जरूर रखिएगा, तभी डिफरेंस आप पहचान पाएंगे। इनका सिद्धांत क्या कहता था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने क्या डिफाइन किया? इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, इनका सिद्धांत क्या था? जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है।
लेकिन इन्होंने बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं आकर्षित करती, जो वस्तु है यह भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हेलो, तो यहां पे इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती, उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया जो पृथ्वी है वो वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और जो वस्तु है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूटन ये कहना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सब हैं तो पार्टिकल्स ही। आप सोचिए, अर्थ क्या अपने आप में बहुत बड़ा गोला है? नहीं भाई, अगर यूनिवर्स में पूरे बात करें तो एक छोटा सा कण है समझ लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस यूनिवर्स में अगर हम देखते हैं तो न्यूटन ये कहना चाहते थे कि जो इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन ब्रह्मगुप्त क्या कहना चाहते थे कि जो अर्थ है यही केवल पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त और न्यूटन में डिफरेंस समझ में आया। तो जब अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑल पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि अगर सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इस नियम, इसमें जो लगने वाला बल है वो बल होगा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हम लोग कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। सर्वात्रिक का मतलब होता है सभी कण, और इस नियम को कहा जाता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन ने जो सबसे पहले लॉ दिया था वो दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। और जो गुरुत्व का नियम दिया गया था वो सबसे पहले किसने दिया था? वो ब्रह्मगुप्त साहब ने दिया था। इन दोनों में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा हमें एक बार फटाफट डन बोलिए, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वैसे आफ्टरनून हो गया, होने वाला है 3 मिनट में। तो यहां तक टोटल क्लियर हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या? बोलिए, क्लियर? कोई इशू? तो ये दोनों में डिफरेंस बेसिक समझ में आया। और आज आपको हो सकता है बहुत लोगों को पहली बार ये बात पता चली हो कि सबसे पहले ग्रेविटी को डिफाइन करने वाले न्यूटन नहीं ब्रह्मगुप्त थे। बहुत अच्छे, नो इशू। कल से 10 बजे टाइम ले आइएगा, सॉरी 11 बजे। नेक्स्ट, अब देखो तो यहाँ पे अब न्यूटन ने जब इसको डिफाइन करना शुरू किया तो इसको बहुत ज्यादा डिफाइन किया। अब न्यूटन का डिस्कशन करते हैं। न्यूटन ने अर्थ और ऑब्जेक्ट इन दोनों को पार्टिकल मान ले तो इसका मास m1 होगा और इसका मास m2 होगा। इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने बताया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 क्या है? अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग मास हैं। आप लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन अब हम ये नहीं पूछेंगे कि आप लोग पापा बन गए हैं, लेकिन चाचा जरूर बन गए होंगे, नहीं तो पड़ोसियों के चाचा बन गए होंगे। कोई बात नहीं, ये भी शौक पूरा होगा पापा बनने का समय के अनुसार। देखिए यहाँ पे देखें तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी घर में जब छोटे भतीजे होते हैं या छोटा भाई होता है, वो उसके जो डाउट्स होते हैं वो हम ही से डाउट्स पूछता है। पूछता नहीं पूछता? कहता भैया ये बता दो, चाचू ये बता दो, पूछता। अगर आपसे भी कभी ना कभी कोई ये क्वेश्चन किया होगा, नहीं किया है तो जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, आगे हम बताएंगे। अब ये यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ ले लो, सन ले लो, कुछ भी। आप लोग इच्छाधारी लोग हो, नागिन नहीं बता रहे हैं, इंसान ही बता रहे हैं। आप इच्छाधारी हो, आप जो बोलोगे वही सही। तो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक का m1 है, दूसरा का m2 है। अब देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
देखिए हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोग आर्ट साइड के होंगे, वो बालक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं जान पाते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं जान पाते हैं। तो इतनी बात केवल आपको याद रखनी है, कोई भी अल्फाबेट लिखा हो, मान लो जेड लिखा है, यहाँ पे ये वाला साइन लिखा है, ऊपर ये लिखा है, नीचे बी लिखा है, तो जो सामने वाले के लिए हम रिलेशन लगाते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जो अपॉन वाले के लिए इस चिन्ह को काउंट करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काउंट करते हैं। इसलिए इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पे m1 m2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 m2 क्या होता, मास होता। अब थोड़ा मास और वेट में डिफरेंस बता ही देते हैं, वैसे आप लोग नहीं बताए हम बता देते हैं। मास जो होता है उस पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है और वेट जो होता है उस पे ग्रेविटी अप्लाई होती है। पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पे अगर जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका ग्रेविटी चेंज होगा। ग्रेविटी चेंज होने के कारण आपका वेट चेंज हो जाएगा, ठीक, यानी कि आपका भार बदल जाएगा, लेकिन आपका मास नहीं बदलता है। इतना जान लीजिए, अगर कोई चीज नहीं बदलती है तो इसका मतलब वो तो फिक्स हो गया ना, और जो फिक्स होता है उसको फिजिक्स कहती है वो कांस्टेंट है। यही तो कहती, कांस्टेंट का मतलब हम कहते हैं वो नियतांक हो गया है, यही बोलते हैं ना। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अगर हम m1 की वैल्यू 1 मान लें और m2 की वैल्यू 1 मान लें, क्योंकि ये तो फिक्स है, बदलना नहीं, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। सॉरी, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे वही वाला लगेगा बालक, इनवर्स वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होता है, आर स्क्वायर। 1 इंटू 1 क्या होता है बालक, जरा बताओ। 1 इंटू 1 क्या होगा, हम वही लिख दें यहाँ पे, 1 इंटू 1 अपॉन इक्वल्स टू 1। यानी कि अब इस रिलेशन को देखें तो अब ये रिलेशन क्या बन गई, हम इसको कह सकते हैं यफ जो है, यफ यहाँ है क्या, यफ ग्रेविटेशनल फोर्स है बालक, के भी ध्यान रखना है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे यफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, केवल यही रिलेशन रह गई, क्योंकि एक की वैल्यू जब किसी से मल्टीप्लाई कराते एक ही कर देता है, इसलिए हम इसको कहेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन ने थोड़ा इसको इक्वल्स टू में चेंज किया, तो क्या किया था, इक्वल्स टू में चेंज करेंगे तो F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि ये G क्या है, ये जी है बालक। तो जी की अगर बात करें तो जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये भी नियतांक है तो इसका भी मान कोई फिक्स ही होगा, तो इसका मान पूछा भी जाता है। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इन 10 टू दी पावर -11। लेकिन इसका यूनिट भी याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा याद रखना है कि यूनिट अगर नहीं लिखा है तो वो मान आपका गलत है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। यहां तक क्लियर, बताते जाओ, क्लियर हो गया, ठीक। अब जरा क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, आप बोलते जाइए, आपको मेरी जिम्मेदारी है, आपको एक एक चीज समझा के जाऊंगा, एक एक चीज याद करा के जाऊंगा। तो यहां तक क्लियर हो गया, बोलिए, फटाफट रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अप, तो इसका मान याद हो गया, इसका मान याद कर लीजिएगा 6.67 इन 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। और फिजिक्स के वैल्यू के साथ यूनिट लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक। हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो थोड़ा यहाँ पे अब सलूशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आगे हम न्यूटन की गाड़ी ही चलाने वाले हैं, अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं बालक। अब देखें यहाँ पे अगर इसको देखें
अब जरा बिल्कुल हमारे तरफ थोड़ी देर ध्यान दीजिए, थोड़ी देर हमें देखिए, हमें नहीं बोर्ड को देखिए बालक, हम तो इतने अच्छे कहाँ। तो यहाँ देखिए, थोड़ी देर बोर्ड की तरफ देखिए, बिल्कुल 1 मिनट के लिए इधर ध्यान आकर्षित करिए, आपकी हर समस्या का समाधान होने वाला है। एक कहते हैं ना, 1 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, ऐसी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इधर थोड़ी देर कांस्टेंट होके देखिए। लिखा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इफेक्ट मतलब बराबर का असर पड़ता है। जैसे सपोज दैट हम और आप किस रिलेशन में हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन में। अगर मैं बीमार हो जाऊं, क्लास ना हो, तो जाहिर सी बात इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका नुकसान होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आप कहीं अगर हमें मिल जाइए तो वहां पे अपना बिहेवियर अच्छा दिखाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप पड़ोस के अंकल जी से थोड़ा क्या कहते हैं बच बचा के चलते हैं जब बाहर निकलते हैं, ठीक, नहीं तो घर पे शिकायत पहुंच जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन में होती हैं तो इस पर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती हैं तो अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। सिंपल सा मतलब देखो समझाते हैं। यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अब 2-3 बातें यहाँ पे आप क्लियरली जान लीजिएगा। F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, R क्या है, R आप लोग सोच रहे होंगे रेडियस है। R जो होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, यहाँ पे रेडियस का कोई खेल नहीं है, तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर इनवर्सली है तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अगर R बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, उल्टा असर का मतलब यही है। और अगर R घटेगा तो जायज सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, यही तो बात है। अब ध्यान ध्यान इधर ही केंद्रित होना चाहिए, यानी कि अगर R बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। अब R है क्या, तो R दूरी है, तो सीधे हम कह लेते हैं दूरी। अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स के रिलेशन में हैं। इतनी बात यहां तक क्लियर है, जरा एक बार हमें बता दीजिए। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर। तो यहाँ पे आप चाहो तो 2 लाइनें ये नोट कर लो, इससे पूरा चैप्टर तुम्हारा सॉल्व हो गया, समझ लो। अब कैसे सॉल्व हो गया मैं बताता हूं, जो चीजें रटते थे आज सब छुट्टी पा गए। तो याद रख लेना कि अगर दूरी बढ़ती है, क्या दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कमेंट करो भाई। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, घटता है। और अगर दूरी घटती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कमेंट करो बढ़ता है। यही तो होगा, यही हमने रिलेशन बनाई है ना, यही तो है, बढ़ जाएगा। बस समझ आ गया, पूरा चैप्टर समझ लो तुम लोग को, सब यहीं से पूरा इसको तोड़ देंगे, पूरे एक एक चीज को इससे तोड़ने वाले हैं, सबको तोड़ गिरा देंगे, समझ लो। अब देखो बालक, चलो भाई अब सीधे इसको तोड़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जाएं, विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, तो कहते हैं वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। अगर हम कहते हैं ध्रुवों पर जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। उससे पहले एक थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं तुम लोग को। क्वेश्चन बाबू क्या है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सूर्य जानते हो, सूर्य भगवान, सूर्य व पृथ्वी जिसपे तुम निवास करते हो के बीच की दूरी, इनके बीच भी कोई दूरी है ना, के बीच की दूरी
को बढ़ाकर क्या कर दें, बढ़ा दें। हालांकि ऐसी हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन हम थोड़ी हिमाकत कर सकते हैं। बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बालक? 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए करा रहा हूं। क्या प्रभाव पड़ेगा? अब डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। बालक, गुना नहीं, एक बात तो बिल्कुल मेरे लाल, एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसने कहा है दूरी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कहा है इसने, तो अपना वही वाला फार्मूला इसने ये तो बता दिया कि ये कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ भी हो, क्या होगा? कम होगा। यही बात बताई थी ना, तो ये तो कम हो गया। लेकिन अगर इसका सलूशन पूछ ले कि भाई कितना कम होगा, तो कितना कम होगा, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। और एक बात जान लीजिए, जब कोई, जैसे चंदन बाबू ने लिखा 4 गुना कम हो जाएगा, जब कोई चीज गुना होती है इसका मतलब गुणा होती है, यानी कि मल्टीपल होता है। और अगर कोई चीज मल्टीपल हो जाए तो वो कम कैसे हो सकता है? वो तो ज्यादा होगा ना, होगा नहीं होगा? तो जब कोई चीज मल्टीपल होगी तो वो ज्यादा होगी। गुना का मतलब गुणा होता है, होता नहीं होता? तो मल्टीपल होगा। हाँ बिल्कुल सुप्रिया, गुड। अब देखो हम इसको बता भी देते हैं, क्योंकि कुछ बालक को नहीं आता होगा। देखिए, हमने फार्मूला जो बेसिक बताया था, वो फार्मूला था F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दो चीजें हैं, एक सूर्य है और दूसरी पृथ्वी है। इनके बीच, सॉरी ये पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी पहले मान लेते हैं हम क्या थी, r थी। तो जब इनके बीच की दूरी r थी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा था, ये लग रहा था। यही फार्मूला होता है। फिर कहा कि इसके बीच की दूरी को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी कि 2r। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, समीकरण 1 व 2 से जब हम फ्रॉम करते हैं तो भाग देते हैं। F1 अपॉन F2 बराबर क्या होगा, तो F1 की वैल्यू पूरी रखो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर अपॉन लगा दो, पूरी F2 की वैल्यू रखो, G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले का बीच से गुणा होता है। तो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू गुणा करा दो। हम डायरेक्ट काट दें यहाँ पे बालक, अगर आज्ञा हो आप लोग की, उसको क्या कहेंगे, किसको, अभी बताते हैं। डायरेक्ट काट दें इसको। देखो, वैसे हम डायरेक्ट नहीं काटते हैं, हो सकता है कुछ बालक 8 साइड के हों, तो यहाँ पे पूरा आप गुणा करा लो, G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर हो गया। नीचे लिखोगे G m1 m2 इंटू r स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा कैंसिल, ये r स्क्वायर कैंसिल, तो F1 अपॉन F2 बराबर क्या हो गया, 4, जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो F1 ये हो जाएगा 4F2, F1 इक्वल टू 4F2। अब F2 की वैल्यू पूछा ना, क्योंकि पहले तो इतना था, फिर कह रहा है कि 2 गुना कर दिया गया, यानी कि वैल्यू F2 की पूछ रहा है ना, तो F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर F1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं F1 इंटू 1/4, यानी कि पहले अब 1/4 हो गया,
देखिए 1/4 होता है तो हम इसको कहते हैं 1/4 हो गया है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब है कि पहले 1 था, अब उसका चौथा हिस्सा रह गया है। जैसे कभी लिख के आ जाए 2/3, 2/3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले 2 था, अब कितना हो गया? उसका तीसरा भाग रह गया। तो यहां पे लग रहा घट रहा है, क्योंकि भाग रह जा रहा है। पहले समूचा था, अब उसका इतना भाग रह गया तो घट गया है। तो जैसे 2/3, तो 1/4 का मतलब क्या है कि पहले 1 था, अब घटकर कितना रह गया है? चौथा भाग रह गया, तो हम कहते 1/4 हो गया। क्लियर है? सब लोग बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई? अगर कोई डाउट है तुरंत पूछो, हमारा काम, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपके एक एक डाउट को क्लियर किया जाए, और ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने डाउट को पूछ सको। ठीक है, तो फटाफट बताइए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, यहां तक क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि कितना रह जाएगा, तो कितना कम होके रह गया है, तो 1/4। अगर कहीं ये पूछ ले कि कम कितना हो गया है, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले बेटा कितना था? 1 था, अब बचा कितना है? 1/4। अगर हम 1 से 1/4 घटा दें तो ये पता चल जाएगा कि कितना कम हो गया। बहुत अच्छे प्रिंस बाबू। तो ये कितना बचेगा? तो बचेगा 3/4, यानी कि इतना कम हुआ है और इतना बच गया है, या इतना बच गया है, इतना बचा है, और कम कितना हुआ? तो 3/4 कम हुआ है। यहां तक कोई डाउट? सर ये मेरी समझ में नहीं आता है। दुर्गेश राठौर, क्या समझ में नहीं आता है? आप पूछिए, 100% समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। आप केवल क्वेश्चन पूछिए बस। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता? ये 1/4 नहीं समझ में आता है, या 3/4 नहीं समझ में आया? बताइए, हम तुरंत डाउट को क्लियर करेंगे, ये मेरा काम है। बताइए क्या समझ में नहीं आया? बोलो बालक, बोल मेरे लाल, बोलो। जल्दी भाई लेकिन अपना कमेंट किया करें, ताकि क्लास थोड़ी बहुत ब्रेक ना होने पाए। मैं भी चाहता हूं कि कंटिन्यू चलती रहे। ठीक सर, क्लास कब से हो रही? आज 11 बजे स्टार्ट हुई है, 11 बजे से हो। 1/4 कम हो गया या 1/4 रह गया? देखो, चलो समझा देते हैं। देखो, 1/4 का मतलब क्या था? 1/4 का मतलब है कि पहले 1 था, अब उसका चौथा भाग रह गया है। तो जाहिर सी बात, जो 1/4 आया वो रह गया वाला आया है, यानी कि घटने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो। जैसे सपोज दैट ये पेन है, ये क्या है? एक है, हम इसके 4 खंड कर दें। अब एक हाथ में एक पूरी पेन पकड़ लें, एक हाथ में एक चौथा वाला खंड पकड़ लें, तो हम कहेंगे ये 1/4 है। तो जो ये चौथा वाला खंड होगा, तो हम कहेंगे ये 1/4 भाग है। वही तो, वो बचा हुआ रह गया ना, 3 हिस्सा तो गायब है ना। तो जो गायब है वो क्या होगा? कम है। ठीक, वो कमी आ गई है, तो उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आएगी? आ गई बात? क्लियर? बोलो, डाउट कोई? अब नहीं। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे हमने जैसा कि अभी बताया था, इसको याद रखना बहुत जरूरी। ये हमेशा हर जगह आपको बचाने यही आएगा। जैसे अपने एक कल्चर में है, जब कोई व्यक्ति मरणासन्न होता है, यानी कि अंतिम सफर पे तैयार निकल रहा होता है, तो गांव वगैरह में मैं देखा हूं, वहां पे बछिया पुण्य कराते, कहते अगर ये नरक में फंसेंगे तो उनको पार लगाएगी। वैसे समझ लो इस पूरे चैप्टर का बछिया है। हाँ, क्लास चल रहा बालक। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब उसी 2 लाइन को याद रखना, उसी से पूरा ब्रेक होगा चैप्टर। अब देखो, ये क्वेश्चन कई सारे पूछते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ बना लेते हैं। ये मान लो बालक पृथ्वी है। पृथ्वी में नॉर्थ पोल होता है, और ये साउथ पोल होता है। बीचों बीच में जो लाइन खिंचती है वो 0 डिग्री होती, इक्वेटर होती नहीं होती? बहुत लोग इसमें मैथ के धुरंधर भी बैठे होंगे, होंगे नहीं होंगे? बोलो, मैथ वाले लोग भी होंगे।
अब 11 बजे से मैथ के जो लोग हैं वो इसको पृथ्वी नहीं समझ रहे होंगे, वो इसको सर्कल समझ रहे होंगे। हम कहते भी तो हैं जो हमारी पृथ्वी है ये सर्कुलर है, सर्कुलर यानी कि गोलाकार है, जिसको हम कह सकते हैं अंडाकार है, थोड़ी अंडाकार है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर है, हम इसको थोड़ी देर के लिए पृथ्वी ना माने, इसको हम मान ले सर्कल है, तो जायज सी बात है जो इसका इक्वेटर है वो इसका डायमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो इसका ये डायमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और डायमीटर की अगर हम बात करें यानी कि व्यास, तो व्यास होता क्या है। अब ये मत बताना रेडियस वाला फार्मूला मत बताना, क्योंकि आप लोग जब पढ़ाने जाओगे तो वो छोटे बच्चे होंगे। अब उसको रेडियस का फार्मूला तुम डायमीटर समझाने के लिए समझा दो तो क्या वो समझ में आएगा, नहीं आएगा। अब उसको ये बोलो कि जो ये वृत्त है ये इसकी परिधि है, ये इसका एक बिंदु है, इसका ये दूसरा बिंदु है, इन परिधि के दो बिंदुओं को के बीच खींची गई जो रेखा है जो सेंटर से होके गुजरती हो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यही बात हुई ना, यही बोलते हैं ना समझाने में। तो यानी कि अगर हम इस इक्वेटर लाइन को भी देखें तो ये एक प्रकार की दूरी ही तो है। पृथ्वी अगर वृत्त है तो दो बिंदुओं के बीच खींची गई दूरी ही तो है। लेकिन जब हम पृथ्वी को इसको देखते हैं, मैथ से हटते हैं, ज्योग्राफी में घुसते हैं, तो हम कहते हैं अरे ये तो विषुवत रेखा है, ये तो अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो आप ज्योग्राफी में देखे होंगे या पढ़े होंगे, आप जानते हो कि अक्षांश रेखाएं बहुत सारी होती नहीं होती, बोलो। अक्षांश रेखाएं एक तो नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। लेकिन हमको थोड़ा अक्षांश भी समझना है। देखो क्लियर करते हैं। अब देखो अगर ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री के अंतर पे अक्षांश रेखाएं होती हैं। हम मान लेते हैं ये भाई यहाँ 23 डिग्री है, यहाँ पे जाएंगे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे जाएंगे तो 66 डिग्री होगा होगा और पोल पे जाते हैं तो 90 डिग्री होता है। यही बात है। यानी कि 0 डिग्री से जब आप पोल पे जा रहे हो तो अक्षांश रेखा घट रहा है या बढ़ रहा है, अक्षांश घटता है या बढ़ता, आप बताओ, बोलो। अक्षांश घट रहा है या बढ़ रहा, बढ़ रहा, क्योंकि 0 से 23 हो गया, 23 से 30 हो गया, 30 से 66 हो गया, 66 से 90 हो गया, ये तो बढ़ रहा है भाई, ठीक। अगर अंधा व्यक्ति भी हो वो सुन ले तो बता देगा बढ़ रहा है। यहाँ तो हम लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अक्षांश बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे अक्षांश तो बढ़ रहा है। अब जैसे 23 डिग्री वाले को ही ले लो, अक्षांश बढ़ा, सॉरी, अक्षांश तो बढ़ा, लेकिन 23 डिग्री वाले के बीच अगर हम देखें, अक्षांश तो बढ़ गया बालक, लेकिन 23 डिग्री को देखो तो 0 डिग्री की अपेक्षा इसकी डिस्टेंस जो है क्या हो गई, घट गई, दूरी कम हो गया। और अगर दूरी कम हुआ है तो ग्रेविटी क्या हुआ है, तो ग्रेविटी क्या हुआ, बढ़ा है। यानी कि जब हम इक्वेटर की सबसे बड़ी डिस्टेंस है, डायमीटर सबसे बड़ी दूरी होती नहीं होती, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो सबसे कम होगी, यानी कि मिनिमम होगी। अगर पोल पे देखें तो सबसे छोटी डिस्टेंस रिकॉर्ड हुई है, और अगर सबसे छोटी डिस्टेंस है तो यहाँ पे जायज सी बात है ग्रेविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, होगी नहीं होगी, यहाँ पे ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, होगी, और यहाँ पे ग्रेविटी मिनिमम होगी, होगी बालक नहीं होगी, ये बात क्लियर है। अब यानी कि जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, किसकी तरफ, पोल की तरफ, तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है, अक्षांश बढ़ रहा है, लेकिन ग्रेविटी क्या हो रहा है, ग्रेविटी भी तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। अब ग्रेविटी भी इंक्रीज हो रहा, क्योंकि डिस्टेंस घटता जा रहा तो ग्रेविटी भी तो बढ़ता जा रहा, तो लैटिट्यूड भी बढ़ रहा है, ग्रेविटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अब आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि अभी आप जो हो, अभी आप मान लेते हैं 23 डिग्री पे हो, हम आपको घूमने के लिए भेजते हैं 66 डिग्री पे, तो यानी कि आप लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। तो लो लैटिट्यूड से अगर हम हाई लैटिट्यूड पे जाएं तो वहां पे ग्रेविटी क्या होगा बताओ? वहां पे ग्रेविटी क्या होगा? अगर कोई निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पे जाता है तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? सब लोग बोलो। बहुत अच्छे। बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छे, गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मेरे लाल, गुड परफॉर्मेंस। अब देखो जरा हम एक और बात तुमको बता देते हैं, एक एक फैक्टर को तोड़ते चलेंगे, तब हम पूरा तोड़ के सारे तार निकल चुके होंगे, ठीक, तब पता चलेगा। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। अब देखें नेक्स्ट, एक और कंडीशन जान लीजिए। हमने बताया था कि मास जो होता है उसका ग्रेविटी के साथ कोई किसी भी टाइप का रिलेशन नहीं होता है, कोई भी मास का ग्रेविटी के साथ रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जो वेट होता है उसका ग्रेविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रिलेशन बाबू है तो जायज सी बात है, अगर ग्रेविटी बढ़ेगा तो फिर वेट भी बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी घटेगा तो वेट भी घटेगा, अगर ग्रेविटी शून्य हो जाए तो वेट भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी इफेक्ट अभी बताया था। यही डिफरेंस है बालक, मास पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है, वेट पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। इसलिए वेट प्लेस चेंज होने के साथ, यानी कि ग्रेविटी चेंज होने के साथ वेट चेंज होता है, और मास कभी चेंज नहीं होता है। मास समझ लीजिए फिक्स रहता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, यानी कि ग्रेविटी अगर इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा, ग्रेविटी शून्य होगा तो वेट भी शून्य होगा। अब हम आपको सफर के लिए भेज रहे हैं 23 से, 0 से, आप मान लो इंडिया में बैठे हो, इंडिया में। अब इंडिया से, इंडिया तो बालक यही है नहीं? अब इंडिया से आपको हम कह रहे हैं जाइए पोल पे सफर करके आइए, तो अगर मैं आपको यहाँ पोल पे भेज दूं तो यहाँ जाने के बाद आप बताओ अपना वेट क्या महसूस करोगे? कम महसूस करोगे या ज्यादा महसूस करोगे? सब करेंगे बालक, परेशान ना हो। कम महसूस करोगे या ज्यादा महसूस करोगे? अरे अमित कुमार, कम कैसे महसूस करोगे भाई? आप पोल पे, जब इक्वेटर पोल पे जा रहे हो, ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा है ना, और ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो वेट भी आपका क्या होगा? वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो, कोई डाउट? बोलिए यहां तक, कोई डाउट किसी को, कोई इशू? हाँ, तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा, 2-3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या? पृथ्वी के कौन से बिंदु पर या पृथ्वी के कौन से पॉइंट पर सबसे कम ग्रेविटी रिकॉर्ड होती है? तो अपना हो जाएगा इक्वेटर लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। पृथ्वी के कौन से बिंदु पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी रिकॉर्ड होती है? तो अपना हो जाएगा पोल, यानी कि ध्रुव। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम 0 डिग्री से ध्रुवों पर जाएं तो हमारे भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा भार बढ़ता है। अब जब ध्रुवों से आप पृथ्वी पर आओगे, यानी कि जब आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आप आओगे, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा?
तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। सेम जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे होता रहेगा। समझ में आ गई बात? बोलो, यहां तक कोई डाउट? ठीक, तो ये आपसे क्वेश्चन तैयार हो गए। अब देखिए, जैसे अब हमने वेट का जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये भी ध्यान में रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आने वाले। ग्रेविटी अगर हम आपसे पूछें, ग्रेविटी कहां तक है, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी कहां तक पाई जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो जहां तक एयर है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, वहीं तक ग्रेविटी होती है, उसके आगे ग्रेविटी नहीं है। ठीक, अभी हम बताते भी हैं। अब एक क्वेश्चन, एक चीज और जान लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अर्थ सरफेस है, क्या है बालक? अर्थ सरफेस। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली दिख सके। ये अर्थ सरफेस है, ये वाला, और इस अर्थ सरफेस से अगर कोई नीचे की ओर जाता है, सरफेस से बात कर रहे हैं, अगर अर्थ सरफेस से कोई नीचे की ओर जाता है तो फाइनल पॉइंट जो पहुंचेगा वो कहां पहुंचेगा? सेंटर में पहुंचेगा। अर्थ से नीचे अगर जाता है तो ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होता गया होता गया होता गया, जितना आप नीचे जाओगे ग्रेविटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। और जब ग्रेविटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी तो निश्चित रूप से जब आप अर्थ के सेंटर में पहुंचोगे तो वहां पे ग्रेविटी शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी जो है वो क्या है? तो यहाँ पे अगर केंद्र में देखें तो ग्रेविटी की वैल्यू शून्य है। ठीक, उसी प्रकार से जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी घटती जाएगी, घटती जाएगी। आप ऊपर जाते जाओगे, जाते जाओगे, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो ऐसा होगा कि आप स्पेस में पहुंच जाओगे। स्पेस का मतलब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, और अंतरिक्ष पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी ग्रेविटी जो होगी वो आपकी शून्य होगी। तो एक कहाँ पे ग्रेविटी शून्य होती है? पृथ्वी के केंद्र पर। और दूसरी कहाँ पे ग्रेविटी शून्य होगी? अंतरिक्ष में। तो यहाँ पे ग्रेविटी दोनों जगह पे क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या होगी? शून्य होगी। अब अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष उसी को कहा जाता है जहां पे हवा नहीं है। और जहां पे हवा नहीं होती है, फिजिक्स में उसको एक और टर्म का नाम दिया जाता है। वो क्या है? वो हम कहते हैं फिजिक्स में वैक्यूम होता है। वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात को अगर हम देखें तो निर्वात का मतलब भी यही है कि जहां हवा ना हो, उसी उसी जगह को हम कहते हैं निर्वात। ठीक, वैक्यूम, जहां हवा ना हो, उसी को हम निर्वात कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर निर्वात है तो वहां पे भी तो ग्रेविटी शून्य होगी। बस शब्द अलग अलग हैं। निर्वात देखिए कहीं भी क्रिएट किया जा सकता है, और अंतरिक्ष कहीं पे भी तो नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इनका अल्टीमेटली मतलब हम समझें तो यही होगा, सेंटर से नीचे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते भाई। अब तुम सीधे कोई मान लो शक्ति हो जाए, तुम्हारे अंदर कोई देवता आ जाए, वो अलग बात। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ सेंटर के आगे कुछ है ही नहीं, तो जाओगे कहाँ? तो यहाँ देखें, अगर यहाँ कहने का मतलब अंतरिक्ष और वैक्यूम का मतलब लगभग एक ही है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी हवा नहीं है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं, और जहां हवा नहीं होती उसको निर्वात भी कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं अंतरिक्ष को निर्वात भी कह सकते हैं, निर्वात को अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। जिस स्टूडियो में मैं खड़ा होके क्लास ले रहा हूं, इस स्टूडियो में वैक्यूम वाला लगा दिया जाए, जो वैक्यूम रिमूवर होता है, वो क्या करे, सारी यहाँ की हवा को खींच के बाहर निकाल दे, तो हमारा हाल क्या होगा? बोलो। अब तुम कहोगे गुरुजी आप हो सकता है फट जाओ, हैं?
ये मत सोचो भाई हमारे बारे में। देखिए लेकिन ये हकीकत भी है, हम फट ही जाएंगे, ठीक है। अब कैसे फटेंगे वो सब बताते हैं। और जो यहाँ पे मान लो हम फट गए, लेकिन इस बोर्ड का क्या होगा, जो यहाँ पे कैमरा, जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे हैं उसका क्या होगा, तो हर किसी का क्या हश्र होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि अगर ग्रेविटी जीरो है, आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंचते हैं, तो आप अपने अस्तित्व को पहली चीज तो खो ही चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, शून्य है। तो वहां पे आपका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना, ठीक। तुम लोग एक पिक्चर देखे होगे, थ्री इडियट पिक्चर, देखा नहीं देखा थ्री इडियट पिक्चर? तो तुम लोग को बताते हैं, एक वहां पे सीन है, थ्री इडियट पिक्चर देखा सबने? थ्री इडियट में वो वाला सीन याद करो, जब वो पेन दिखाता है, कहता है एस्ट्रोनॉट की पेन है, ये ऐसी पेन है जिससे स्पेस में लिखा जा सकता है। नॉर्मल पेन स्पेस में नहीं चलती, इसके बाद वही चैप्टर है हम बताएंगे। स्पेस में लिखा जा सकता है। तो आमिर खान लास्ट में हाथ खड़ा करता है, वो कहता है सर इतनी महंगी पेन बनाने की क्या जरूरत थी, पेंसिल का यूज कर सकते थे। तो पेंसिल, तो वो गुस्सा जाता है, वो कहता है बेटा तुमको हम लास्ट में बताएंगे, जब इस स्कूल से तुम्हें रेस्टिकेट करेंगे कि पेंसिल से क्यों नहीं यूज कर सकते। तब आप वो वाला सीन याद करो, जब डिलीवरी कराने के बाद खूब बारिश होती, वो जा रहा होता है रणछोड़ दास चांचड़, तो उसको रोकता, कहता अपना आंसर लेते जाओ, अपने आप को समझते क्या हो, ये बोलता है ना। तो वो आंसर वहां पे बताता है, क्या बताता है, कहता है स्पेस में ग्रेविटी शून्य होने के कारण सबका वेट शून्य हो जाएगा। अगर पेंसिल ले जाओगे तो पेंसिल का वेट शून्य होगा, पेंसिल उड़ रही होगी, तुम भी उड़ रहे होगे, पेंसिल पता चले आंख में भी घुस सकती है, पेंसिल पेट में भी घुस सकती है, जहां जगह पाएगी वहां घुस सकती है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये फिर बंदूक की गोली जितना काम कर रही होगी। आप खुद ही उड़ रहे होगे, हो सकता आप किसी और साइड में उड़ रहे हो। आप सोचो, जैसे आप जहां पे बैठे हो, आप मान लो कोई जगह है, मॉल है, वहां पे ग्रेविटी शून्य कर दी जाए, सोचो उड़ रहे हैं। अब तुम सोचो हम इनसे टकरा जाएं, अब तुम सोचो हम इनसे टकरा जाएं, तो ये नहीं होगा, आप अपने से अस्तित्व खो चुके होगे, आप यानी कि फ्री स्टेट में तैर रहे होंगे, आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां ग्रेविटी शून्य होती है, वहां पे हर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब ग्रेविटी शून्य कहां कहां हो सकती है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेविटी शून्य हो सकती है पृथ्वी के केंद्र पर, ग्रेविटी शून्य हो सकती है अंतरिक्ष में, ग्रेविटी शून्य हो सकती है वैक्यूम में, तीन ही जगह ये कंडीशन होगी। अब देखो एक और बात, हम क्यों आपको थ्री इडियट का एग्जाम्पल दिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका केवल तर्क दिया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। जैसे जो थ्री इडियट का वो कॉन्सेप्ट था पेंसिल का, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक, वो केवल तार्किक ही हो सकता है। क्योंकि आपका जब ग्रेविटी शून्य होगा, तो आपके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है एयर का, वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि एयर शून्य होती है स्पेस में, जहां जाओगे ग्रेविटी वहीं शून्य होगी जहां एयर शून्य होगा। तो एयर प्रेशर शून्य होगा, और एयर प्रेशर जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर के इक्वल होता है। इसलिए जितना हमारा ब्लड प्रेशर लगता है, उसके ऊपर से उतना एयर प्रेशर लगता है। इसलिए हम अपने आप को क्या बैलेंस फील करते हैं, बिल्कुल क्या फ्री फील करते हैं, अच्छा सा फील करते हैं। और जब एयर प्रेशर शून्य होगा, तो ब्लड प्रेशर इतनी तेज होता है 80/120, कि पूरे आपकी वेन्स, नसें सब फट चुकी होंगी, आपके सब खून से लथपथ होंगे, यानी कि आपका स्वर्गवास हो चुका होगा। तो जब आप ही नहीं जा सकते ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी शून्य है, तो सोचो वहां तुम पेंसिल ले जाकर लिखने की सोचोगे, जिंदा बचोगे तब लिखोगे। तो ये केवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये तर्क केवल दिया जा सकता है कि अगर वहां पे पेन की जगह क्या पेंसिल यूज कर सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसा संभव हो पाया, तो वहां पेन की जगह पेंसिल चला सकते हैं, क्योंकि पेन को चलने के लिए एयर प्रेशर की जरूरत होती है, और पेंसिल को चलने के लिए एयर प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा, कहा कि एक गेंद है,
दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का भार जो है वो 5 किलोग्राम है। कितना है बेटा? 5 किलोग्राम। दूसरी जो वस्तु है उसका भार है 20 किलोग्राम। कितना है? 20 किलोग्राम। कह रहा है इन दोनों को वैक्यूम में गिराया जा रहा है। कहाँ गिराया जा रहा है? दोनों को वैक्यूम में गिराया जा रहा है। तो बताओ कौन सी वस्तु पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी? तो अब तुम लोग कमेंट करके हमें बताओ कि दोनों को, एक 5 किलोग्राम भार वाली वस्तु है, एक 20 किलोग्राम भार वाली वस्तु है, दोनों को अगर हम वैक्यूम में गिराएं यानी कि निर्वात में गिराएं तो कौन सी वस्तु पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी? बताओ। बहुत अच्छे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों? चाहे ये 20 नहीं, ये 200 किलोग्राम होती, लेकिन जब ये गिर कहाँ रही हैं? गिर रही हैं वैक्यूम में। जब वैक्यूम में गिर रही हैं तो इसका भी वेट जो होगा शून्य होगा और इसका वेट भी शून्य होगा। तो अगर ये जब दोनों का वेट शून्य है तो निश्चित रूप से अगर ये गिरेंगी तो दोनों एक साथ गिरेंगी ना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े दुर्गेश राठौर। देखिए, ये हम अभी क्या बताए थे, ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केवल तार्किक। पहली चीज तो ये गिरेंगी नहीं, ये उड़ रही होंगी, ठीक। लेकिन अब जब कह ही रहा है फिजिक्स, फिजिक्स कह ही रहा है कि गिराना है, तो अगर गिरी कभी कंडीशन, तो हम तर्क दे रहे हैं अगर गिरी तो ये दोनों साथ साथ गिरेंगी। क्वेश्चन आता है, सर मुझे तो लगता है कि नहीं गिरेगा। लगता नहीं, यही सत्य है, गिरेगा नहीं। लेकिन हम अभी फिर तुम मेरी पूरी बात तुम लोग नहीं सुनते हो। ये केवल तर्क होते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। क्वेश्चन लेकिन यही आएगा बाबू कि कौन सी वस्तु सबसे पहले पहुंचेगी, तो दोनों साथ साथ पहुंचेंगी। समझे? क्वेश्चन यही आता है। गुड आफ्टरनून। तो ये चीज यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना लगाए तो मामला ढेर हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा हमारा तर्क। कहते हैं ना, जैसे तुम्हारे गीत होंगे वैसे हमारे पुआ होंगे, जो लोग कीर्तन भंडारा कराते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो, अब क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? बोलो मेरे लाल, सब लोग बोलो फटाफट, जरा एक बार बोल दो यस सर क्लियर है। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो उसको हम समझाएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप बिल्कुल खुल के पूछिए। आप यहाँ इसीलिए हैं पेड़ पे ताकि आप अपने हर डाउट को क्लियर कर सकें। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, एक एक चीज हम आपको क्लियरली समझाते रहेंगे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। नेक्स्ट। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं लेट में ज्वाइन की हूँ। निखत देवी जी, टाइम से ज्वाइन करिए। अब आप सोचो, जब हम वैक्यूम का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, क्वेश्चन करा रहे होंगे, बालक वैक्यूम में गिराया गया है। परवेज, आप ज्यादा दिमाग लगाओगे और खुद से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जितना बताया जाए उतना ही सुनो, उतना ही समझो। ठीक, देखो बता देते हैं क्या आपकी समस्या क्या है। देखिए क्या होता है कि अर्थ पे नहीं गिराया। आपको ये भी बता दें, यहाँ हम आपको अभी हम लास्ट में बताते हैं, जो तुम अभी हमसे उगलवा रहे हो, जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल रहे हो। देखो आपको ये भी बता देते हैं, जब एक क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में वैक्यूम भी नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आता है कि एक 20 किलोग्राम की वस्तु है, दूसरी 5 किलोग्राम की वस्तु है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाता है, तो कौन सी वस्तु पृथ्वी पर सबसे पहले गिरेगी? आपको यकीन नहीं है तो जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखिएगा। आज हम पढ़ाए हैं, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैप्टर के खोलिएगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते नजर आएंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो उसमें तो वैक्यूम में नहीं लिखा होता, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर दिखता है तो आपको अपने तरफ से वैक्यूम को कंसीडर करना है।
ये भी जान लीजिए, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अब सोचो अगर नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल जो लिखा हो उस पे पहुंच जाएं, तो ये तो कॉमन सेंस 20 किलोग्राम वाली सबसे पहले गिरेगी। क्या ऐसा क्वेश्चन आपके इतने बड़े कंपटीशन में, आज के कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये तो बेवकूफ आदमी भी बता देगा कि 20 किलोग्राम वाली पहले पहुंचेगी। बता देगा, नहीं बता देगा। तर्क यही है कि आप लॉजिक कितना लगा पाते हैं। हाँ, वो मैं करवाऊंगा, सब कराऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, निखत क्लास 11 बजे से स्टार्ट होता बेटा। ठीक है, तो ये अपने तरफ से वैक्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है पृथ्वी पे गिर रहा है, तो भाई हम गिरा देते हैं, क्या करने का है। अगर गिरेगा तो साथ साथ गिरेगा। अब वो कहता कि बताओ कहाँ जाएगा, अब पृथ्वी नहीं बताता तो हम बताते उड़ रहा होगा। ठीक, जैसे उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी अगला क्वेश्चन लो वाला। चलो, अगला क्वेश्चन है कि स्पेस में, भाई एरोप्लेन तो जानते हो ना, एरोप्लेन ऊपर ही चलते हैं, नीचे नहीं चलते हैं, लेकिन स्पेस में भी नहीं चलते हैं, ये भी जान लो। स्पेस में नहीं चलते हैं, वो चलते हैं एटमॉस्फेयर में ही। हाँ ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है कि यदि स्पेस में, कहा स्पेस में एरोप्लेन से गेंद को छोड़ा जाए तो गेंद कहाँ जाएगी। अब ये नहीं कहा वो कहाँ जाएगी, अब वो कह रहा कहाँ जाएगी, अपने विवेक से, अपनी क्षमता से सोच के बताना है। ठीक है, अब वो कहता कि पृथ्वी पर एरोप्लेन पहले पहुंचेगा या गेंद, तो हम कहते भाई दोनों साथ पहुंचेंगे। अब वो कह रहा कहाँ जाएगी, तो कहीं नहीं जाएगी। जहां एरोप्लेन वहीं फ्री स्टेट में चक्कर काट रहा होगा, गेंद भी फ्री स्टेट में चक्कर काट रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का वेट क्या है, शून्य है। स्पेस में ग्रेविटी क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए दोनों का वेट क्या होगा, शून्य होगा। होगा नहीं होगा, बोलो मेरे लाल, यहां तक क्लियर हुआ? अब समझ गए, बोलो। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो थोड़ा और बात समझते हैं। चल ही रहा है, ये बाबू पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है, और ये इसका सैटेलाइट है। ये बचपन में तुम लोगों ने कविता पढ़ा होगा, चंदा मामा दूर के। चंदा एक्चुअल में रिलेशन में क्या है? अगर हम पृथ्वी को माँ कहते हैं तो चंद्रमा क्या हुआ, बताओ। अगर हम पृथ्वी को माँ मान लें तो चंद्रमा क्या होगा, बताओ क्या होगा। पृथ्वी को माँ मान लें तो चंद्रमा मामा हो जाएगा। बालक, यानी कि तुम लोग जीएस भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। चंद्रमा मामा नहीं होगा, चंद्रमा भैया होगा। क्या होगा, चंद्रमा भैया होगा। देखो कैसे बता देते हैं, देखिए सब, हाँ पृथ्वी का पुत्र है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र पुत्र कहा जाता है, या पृथ्वी का पुत्र कौन है, तो चंद्रमा। ठीक, देखिए बताते हैं। तो भाई हुआ, जायज सी बात है। ठीक है, रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हम पृथ्वी को माँ माने तो चंद्रमा कौन होगा, तो भाई होगा। ठीक है, मामा लगा दो, पता चले मामला ढेर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र क्यों कहा जाता है, जरा आप लोग ये बता दीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र क्यों कहते हैं? कुछ चीजें आपसे हम इसलिए पूछते हैं ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहे और आपको चीजें क्लियर ज्यादा हो जाए। बताओ सभी लोग, स्पीड में थोड़ा बताया करो, हमको ब्रेक लेना ना पड़े, स्पीड में चीजें चलती रहें। नेचुरल सैटेलाइट है, इसलिए मैं भी गलत। हम पुत्र पूछ रहे हैं, तुम नेचुरल सैटेलाइट बता रहे हो, ये तो हमने डिसाइड किया ना नेचुरल सैटेलाइट है। अब हो सकता है वो अब चंद्रमा को बाबू कहती हो, तो हो सकता है चंद्रमा को सोना कहती हो, तो भाई माँ अपने बेटे को किसी नाम से पुकार सकती है। ये थोड़ी ना हम उसको सैटेलाइट कह दिए तो सैटेलाइट है। ठीक, ये तो हम लोगों ने नाम दिया है ना सैटेलाइट। देखिए बता देते हैं। अच्छा वाह बेटा,
ये बात तो आप जानते हो कि चंद्रमा अगर इसका बेटा है तो पृथ्वी चंद्रमा की माँ है। ये बात तो कंफर्म है ना। हम आपसे पूछें, आप अपने मम्मी को मम्मी क्यों कहते हो? तो इसका मतलब है कि आपकी उत्पत्ति आपके मदर से हुई है, इसलिए आप अपने माँ को माँ कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी से हुई है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का पुत्र कहलाता है ज्योग्राफी में। अब देखो एक खेल यहाँ पे क्या हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति जब पृथ्वी से हुई तो पृथ्वी से चंद्रमा अलग भी हो गया, यानी कि ये मां से ही बेटा बिछड़ गया। तो पृथ्वी के पास ग्रेविटी कितनी है ये भी जान लीजिए। पृथ्वी के पास टोटल जो ग्रेविटी है वो है 9.8 न्यूटन। ये याद रखिएगा, पृथ्वी के पास जो टोटल ग्रेविटी है वो कितनी है? 9.8 न्यूटन एग्जैक्ट ये। ठीक। तो जब ये अलग हुआ, जैसे अपने लोग को ही देखा होगा, जब किसी का शादी ब्याह हो जाता है फिर बच्चा लोग को अलग करते हैं या अलग हो जाता है बच्चा लोग, कहता हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको कुछ ना कुछ सरवाइव करने के लिए क्या अपना जो भी फंड इकट्ठा कर रखे होते हैं या जो भी जमीन जायदाद होता है उसका थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाता है कि भाई ये भी सरवाइव कर सके। ये नहीं मान रहा कि हम इसके पापा हैं, लेकिन चलो हमारी आत्मा तो नहीं है गवाही दे सकती कि हम भी ना माने कि ये मेरा बेटा है। तो वो वैसे यहाँ पे भी हुआ, जितना पृथ्वी के पास ग्रेविटी था अलग हुआ तो उसको 1/6 ग्रेविटी चंद्रमा को मिल गई। यानी कि जब अलग हुआ पृथ्वी से तो पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटी चंद्रमा के पास आ गया। अब तुम सोचा पूरा क्यों नहीं दे दिया? बाबू अगर पूरा दे देता तो ये भूल भी जाता कि मम्मी कौन होती हैं। ठीक, इसीलिए माँ बाप पूरा नहीं देते हैं। अब बाकी ग्रेविटी के चक्कर में ये चंद्रमा बाबू पूरी अपनी अम्मा के चक्कर लगा रहा है। लगा रहा नहीं लगा रहा? भाई आप अलग भी हो जाते हो, पापा के पास 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख दे दिए, तब भी तुम 8 लाख रुपए के चक्कर में फोन करते रहते हो। ठीक है, वहां जाते रहते हो, नमस्ते करते रहते हो, पैर छूते रहते हो कि 8 लाख और लेने हैं अभी, है नहीं? अब जब ये चक्कर लगाने लगा तो इसको हम लोगों ने कह दिया इसी चंद्रमा को कि ये पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए ग्रह होने, एक ग्रह बनने के लिए कम से कम 9.8 न्यूटन की ग्रेविटी आसपास होनी चाहिए। ठीक है, 10 के आसपास होनी चाहिए, तभी वो एक प्लानेट कहलाता है। और इसके पास 10 का 1/6वां भाग था, लगभग 9.8 का 1/6वां भाग। तो ये तो बन ही नहीं सकता था, इसलिए हमने इसको सैटेलाइट नाम दिया। अब आपकी हम बात करते हैं, आप लोगों की हम बात करते हैं। मान लो हम आपको पृथ्वी पे, यहाँ पे तुम घूम रहे हो बालक, कहाँ घूम रहे हो? पृथ्वी पे। यहाँ पे तुम भाई घूम रहे हो, ये आप हो बालक, हम बना देते हैं छोटे से बउआ, आप हो। आप कहे सर हमको भी चंद्रमा पे जाना है। हमने कहा चलो बेटा अगले चंद्रयान से तुमको भेज देते हैं, चंद्रयान 4 से। अब तुमको मैंने चंद्रमा पे भेजा, तो जब चंद्रमा पे आप पहुंचोगे, चंद्रमा की सतह पे जब आप उतरोगे तो आपका वेट कितना रह जाएगा? अब जब जाओगे तो पूरा मेडिकल होता है, पूरा वेट होता है, सब कुछ होता है। मान लो जब आपने अर्थ पे वेट को मेजर किया था तो आपका वेट था 60 केजी। कितना वेट था? 60 केजी। तो जब आप चंद्रमा पे पहुंचोगे तो कितने रह जाओगे? बोलो, अगर चंद्रमा पे पहुंचोगे कितने रह जाओगे? कुछ ही लोग का कमेंट आ रहा, ध्यान से सुनिए, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं बालक। तो 10 केजी रह जाओगे। अब सोचो यहाँ पे जैसे आप चंद्रमा पे आए, आप 10 किलोग्राम रह गए, यहाँ पता चले तुम बिना उछले उछल रहे हो, है नहीं? यहाँ तो पृथ्वी पे तुमको उछलने के लिए उछलना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ तुम इतने हल्के हो गए कि उछल रहे हो बिना। कैसे सुरभि सिंह? देखो बालक, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? 9.8। तब तुम्हारा क्या था? 60 केजी वेट था। जब यहाँ से पृथ्वी से 1/6वां भाग ग्रेविटी है तो ग्रेविटी घट रहा ना,
1/6 का मतलब घटा है ना, तो जाहिर सी बात वेट भी तो तुम्हारा घटेगा। तो यहाँ अगर 60 था तो 60 का 1/6 भाग ही तो वेट रह जाएगा, और 60 का 1/6 भाग अगर वेट रह गया तो कितना बचा? 10 ही किलोग्राम तो बचा तुम्हारा वेट। तो चंद्रमा पे तो 10 ही किलोग्राम के रहोगे, तो 60 से जब 10 पे आ गए तो जाहिर सी बात है तुम उछलोगे, हल्के हो जाओ, हल्के होगे तो उड़ोगे हल्का हल्का, होगे नहीं होगे? तो इसलिए यहाँ पे 60 हो गया। अब तुम यहाँ 2 दिन बिताए, 2 दिन कैसे आपका जीवन यापन हुआ, फिर वहां से तुमने सिग्नल भेजा, कहा पोरवाल सर हमें मम्मी की याद आ रही है, अब हमें आप वापस बुला लो। हम कह रहे देवी जी हम नहीं बुलाएंगे, तुम कह रहे हो नहीं बुला लो, ठीक। हम कहे चलो भाई बुला लेते हैं, मम्मी भी इधर परेशान हो रही। अब फिर तुमको दोबारा वापस जब बुलाया मैंने, तो तुम कहां पहुंचे? पृथ्वी पर। तो सबसे पहले जब तुम यहाँ गए थे तो हल्के हो गए होगे, तो हमको लगता है 2 दिन रहे हो या 1 दिन, तो दोनों दिन दिमाग में ये चल रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं हम घिस गए हों, 60 से सीधे 10 पे आ गए हों, वहां जाए पता चले 10 किलोग्राम निकले हम। ये टेंशन तुम्हारे हमेशा चलती रहेगी। तो आते आते सबसे पहले अपना वेट मेजर करोगे, तो वेट मेजर करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि एक 60 किलोग्राम ऐसी चीज थी जो हिडन थी, जो यानी कि बदली नहीं, बदली नहीं। और जो हिडन 60 किलोग्राम था जो बदला नहीं, वो आपका मास था। क्या था? वो आपका मास था। वापस निकले 60 किलोग्राम। अगर तुम चंद्रमा से वापस आते 10 किलोग्राम ही रह जाते तो समझो तुम घिस गए, यानी कि फिर तुम्हारे शरीर बॉडी में कोई मास नाम की चीज नहीं है, ओनली वन अगर कुछ है तो आपके पास वेट ही है। समझ गए? तो ये मास के कारण फिर जितने थे उतने ही हो गए जाके। समझ में आ गई बात? बोलो यहां तक क्लियर? तो अगर आप हो या कोई भी फिजिकल बॉडी हो, चंद्रमा पे अगर जाती है तो उसका वेट 1/6 हो जाता है, तो उसका वेट 1/6 हो जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो सभी लोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आप लोगों को YouTube पे 3 बजे से मेरी क्लास मिलेगी। YouTube पे मैं MCQ कराऊंगा, ठीक है, PYQs जो हुए होंगे, और पूरी ताकत से हम क्या कहते हैं आप लोगों के लिए जो प्रण उठाए हैं। कोई साइंस में आप लोगों को बता दें, साइंस की अब रत्ती भर आप लोग हेडक ना लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं है। आप ये मत सोचिए हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं है। आप ये मत सोचिए हम इतने दिन में कैसे पढ़ पाएंगे। आपको जितना पढ़ाया जाए, नहीं, बीपी बिहार अड्डा 247 पे क्लास होगी। अगर आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आप अगर पढ़ते जाएंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बर्डन आप मेरे ऊपर दीजिए कि हम कोर्स कैसे कवर कराएंगे, कितनी जल्दी कवर कराएंगे। आप केवल और केवल पढ़ते जाइए। बाकी लोग, जिन लोगों की ये शिकायत है कि साइंस हमें टफ लगती है, साइंस हमें कठिन लगती है, उनसे केवल मेरी एक ही अपील है, आप केवल टाइम से क्लास में आ जाइए। बाकी मेरी जिम्मेदारी, एक एक चीज आपका डाउट क्लियर ना हो, आपको ना समझ आए तो हमें बताइएगा। फिजिक्स को मैं ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक। तो थोड़ा भरोसा करिए, थोड़ा बिलीव करिए, और आप निश्चित रूप से मेहनत करिए। हाँ अब और भी होने वाला है। चलिए आप लोगों को समझ में आया है तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे भी। आप लोग भी ऐसे हमें प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और जो आप लोगों का फीडबैक है उसका फीडबैक देते रहिएगा। मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि अपनी चीज़ों पे खरा उतरूं, आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं उतना मेहनत करूंगा। आप लोग भी निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए और बेहतर तरीके से हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगले शेड्यूल में अगली बार। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
ऑल द बेस्ट, सब लोग खुश रहो। थैंक यू, बाय बाय।